अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मुल्क में 90 दिन में बर वक्त आम इंतखाबात करवाने के लिए सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने आइन में हासिल अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने खत में चीफ इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजा को इंतखाबात की तारीख पर मशावरत के लिए मदऊ कर लिया है। अपने खत में सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 48 की शेख 5 का हवाला देते हुए लिखा है कि आइन के मुताबिक कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए सदर पाकिस्तान को तारीख देने का इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 48 की शेख 5A के मुताबिक सदर की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील की सूरत में असम्बली की इंतखाबात के 90 दिन के अंदर इनेकाद के लिए सदर मुमलिकत तारीख का तयन करता है। आइन के आर्टिकल 48 की शेख 5B के तहत सदर मुमलिकत निगरान काबीना की आइन के आर्टिकल 224 या 224A के मुताबिक तैनाती करता है। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन के हवाले से मुनासिब तारीख का तयन करने के लिए आज या कल मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है। अब देखना यह है कि आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए इस दावतनामे को कबूल करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर के पास जाते हैं या एक बार फिर माजी की तरह इस दावतनामे को पहले दावतनामे के जैसे कोई उज़र बनाकर मुलाकात से माजरत कर लेते हैं। इससे कबल 17 फरवरी को आपको याद होगा, इसी साल 17 फरवरी 2023 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख के हवाले से सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर दावत दी थी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से इस दावतनामे को यह कहकर मुस्तरद कर दिया गया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का मामला मुख्तलिफ अदालत में ज़ेरे समात है, लिहाजा इस हवाले से सदर साहब से मशावरत नहीं की जा सकती। जहां एक जानिब सदर मुमलिकत ने 90 दिन में आम इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है, वहीं दीगर सियासी जमातें भी मुल्क में आइन के मुताबिक बर वक्त इनेकाद पर जोर देती नजर हैं। आज ये मुतालबा मुस्लिम लीग नून की जानिब से सामने आया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में रुकावट का तस्करा करते हुए मुल्क में बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मियां जावेद लतीफ का कहना था कि अगर मुल्क में इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को होगा। तासर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग जो है वो इंतखाबात में ताखीर चाहती है। सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात की ताखीर से पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बर वक्त इंतखाबात का बयान हैरान कुन है, क्योंकि यही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नई मर्दमशुमारी की वजह से इंतखाबात में ताखीर को कोई मसला ही नहीं समझते थे। तो आप मुझे बताएं कि 120 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा इलेक्शन का? इलेक्शन जो है वो 120 दिन अगर आगे भी चले जाते हैं 90 दिन की बजाय, तो 90 दिन की बजाय जो है वो 120 दिन हो जाएंगे, 30 दिन ही और बनते हैं। इससे कबल पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ऐसी ही हिकमत अमली सामने आई थी देखने में, और पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आला मुराद अली शाह साहब की जानिब से मुश्तरका मफादात काउंसिल में नई मर्दमशुमारी के हक में वोट डालने के बाद पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, और उसके तनकीद के जो बाद की सूरत हाल वो ये नजर आई कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बर वक्त इंतखाबात के लिए अदालतों का रुख करने की इस बात सामने आ गई। हमारी जब कल या परसों जब भी मीटिंग होने जा रही है उसमें बिल्कुल अपने एक्शन प्लान देंगे। एंड इट इज वेरी मच वन ऑफ द ऑप्शंस कि अदालतों का रुख किया जाए। बिल्कुल जा सकते हैं हम अपनी ज़्यादा जमातों को भी ऑन बोर्ड लेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाएंगे हमारा अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू हम जाएंगे बिल्कुल। बर वक्त के इंतखाब के लिए हम हर बार इस्तेमाल करेंगे। और तो और आज JUI-FE के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब की जानिब से भी एक बयान सामने आ गया। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने निगरां वजीर आजम को उनकी आईनी जिम्मेदारी के हवाले से खबरदार करते हुए पैगाम दिया है कि अगर निगरां वजीर आजम की जानिब से बर वक्त साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवाए गए तो उनका ठिकाना जेल होगा, लिहाजा निगरां वजीर आजम फूंक फूंक कर कदम रखें। अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो ये मेरे ख्याल में खामोश डिक्टेटरशिप समझे। निगरान वज़ीर आज़म है, उनके पास इख्तियार एक ही इख्तियार है उनके पास कि साफ और शफाफ इलेक्शन उनकी निगरानी में होनी चाहिए। आगे पीछे वो जाते हैं, वो का इख्तिताम और इंतहावी अडियाला होगा या अटक होगा। मैं अनवार साहब को कहता हूँ कि पूंक पूंक के कदम रखे, सोच सोच के बात करें। अगर इंतखाबात डिले हो जाते हैं, आप बेइख्तियार है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, तो फिर आप उस कुर्सी को लात मार के इंतखाबात के फरवरी में होने के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि निगरां सूबाई काबीना के रुकन जनाब कंवर दिलशाद साहब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों के बाद नई वोटर लिस्टों का अमल शुरू हो जाएगा, जो कि 3 माह जारी रहता है। अब इलेक्शन कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन कर दिया, हल्का बंदी का एक रोड मैप दे दिया 14 दिसंबर।
अब इस 14 दिसंबर के बाद आपकी सबसे बड़ी अहम बात मेरे दोस्त ये है, जो हमारे दोस्त जो हजरात जिस पर नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उन्होंने ये है कि इसके बाद इंतखाबी फरिश्तों का पौधा शुरू हो जाएगा। जो हमारा इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 37 से लेकर अगर 49 तक पढ़े, वो सारा इलेक्टोरल रोल्स के बारे में है कि जो ही हल्का बंदी खत्म हो जाए उसकी फौरी बाद आपने इंतखाबी फरिश्ते मुरतब करनी है। अब इंतखाबी फरिश्तों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, वो भी इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है। तो हमारे नजर में तो ये होगा कि उसका जो ऑपरेशन है वो इलेक्टोरल रोल्स का, वो 3 महीने है। और आज कमर दिलशाद साहब ने एक टीवी टॉक शो में ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब से आज उनके जानिब से जो खत लिखा गया उस हवाले से मुलाकात नहीं करेंगे और उनके खत का जवाब बजरिया खत ही देंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क में इंतखाबी शेड्यूल, इंतखाबी फहरिस्तें, हल्का बंदियों और आम इंतखाबात की तारीख के तयन के लिए मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान को मशावरत के लिए मदऊ कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के लिखे गए खतूत के मुताबिक इन तमाम मामला पर मशावरत के लिए पार्टी सरबराहान या तो खुद पेश हों या फिर अपने नुमाइंदे मुकर्रर करें। इलेक्शन कमीशन ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को 29 अगस्त, शहबाज शरीफ साहब को 25 अगस्त, जबकि हैरान कुन तौर पर चेयरमैन पीटीआई को 24 अगस्त यानी कल तलब कर लिया है। लेकिन चेयरमैन पीटीआई चूंकि जेल में होने के बायस ना तो इलेक्शन कमीशन में मशावरत के लिए पेश हो सकते हैं और ना ही अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तोशाखाना के मुकदमे में वो कैद हैं उसके खिलाफ कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकर्रर है। आज पीटीआई के चेयरमैन की जानिब से तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम समाअत हुई, जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत बेंच में शामिल दीगर 2 जजेस की जानिब से ट्रायल कोर्ट के फैसले के हवाले से इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस से मुतालिक ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि बादियों नजर में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम इसमें मदाखलत नहीं करेंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत देखते हैं। कानून में हासिल मुल्जिम के हक दिफा से मुतालिक चीफ जस्टिस का कहना था कि यह साबित हुआ कि मुल्जिम को हक दिफा नहीं दिया गया। रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुल्जिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि 7 दिन का वक्त तो कानून में इस्तगासा को भी हासिल होता है, क्या कानून के तहत मुल्जिम को अपने दिफा का हक नहीं? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट को इतनी क्या जल्दी थी कि मुल्जिम को सफाई का मौका भी फराम नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने अपने कलअदमशुदा फैसले पर इन्हिसार करते हुए फैसला कैसे दे दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील पर भरहमी का इजहार किया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज का कहना था कि ट्रायल कोर्ट में 3 बार केस ट्रायल हुआ, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने भरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि क्या चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ के मौके दस्तयाब हैं? क्या चेयरमैन पीटीआई यहां कहीं मौजूद है? चेयरमैन पीटीआई को दौरान ट्रायल इंसाफ के कौन से मौके फराम किए गए? जिसके बाद चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनकी जानिब से चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना में सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली से मुतालिक गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जेल में चेयरमैन पीटीआई से वकला की मुलाकात की इस्तदा मंजूर करते हुए बाबर अवान और लतीफ कोसा को मुलाकात करने की इजाजत दी गई। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से जेल में मुलाकात ना करवाने की शिकायत सामने आई थी। दूसरी जानिब पीटीआई चेयरमैन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में चेयरमैन की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुझे मेरे कानूनी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई का अपनी दरख्वास्त में कहना है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेरे बारे में तासुब के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुझे जेल में रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं इंतखाबात में हिस्सा ना ले सकूं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर जज हुमायूं दिलावर ने मुझे सजा सुनाई। पीटीआई उधर हम ये देखते हैं कि पीटीआई चेयरमैन की तोशाखाना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर नून लीग का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। नून लीग की सीनियर नायब सदर जनाब मरियम नवाज साहिबा ने अपनी ट्वीट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए लिखा कि चीफ जस्टिस ने जब फैसला सुना ही दिया है तो कल हाई कोर्ट के इंतजार की क्या जरूरत है। नून लीग के ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब भी चीफ जस्टिस पर तनकीद कर रहे हैं। आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पर लगे हुए हैं। इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी कैरियर को दांव पे लगा रहा है।
लेकिन जनाब मरियम नवाज साहिबा ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने गुज़िश्ता रोज शुगर मिल्स केस में आपकी जमानत मंसूखी के खिलाफ दरख्वास्त को आपकी जानिब से वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दिया। ये वही चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं कि जब उन्होंने साबिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अस्टिस लिया तो उस पर नून लीग की क़यादत की जानिब से काफी सराहा गया था। अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने माजी के तमाम नजरिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया। क़यामत तक नजरिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अल्लाह ताला के फजल करम से आइन की हिफाजत का फैसला। आज की सुप्रीम कोर्ट की अहम समात और दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत पे हम कानूनी आरा जानेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जहांगीर जदून साहब और आबिद जुबैरी साहब। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं आबिद जुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम जुबैरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जदून साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में अहम समात रही और चीफ जस्टिस साहब ने तोशाखाना केस से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं है, गलतियां तो हुई हैं। मैं रिमार्क्स के हवाले से मजीद भी पूछूंगी, लेकिन ये जो अपीलों का और चूंकि वेट किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि इस मामले में मदाखलत नहीं करेंगे, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसका फैसला आ जाए। लेकिन ये जो अपीलें थी जदून साहब, आपको पता है कि ये फैसले से पहले के मराहिल की अपीलें थी। आपको नहीं लगता कि ये जो गैर मौसर नहीं, इनफ्रक्चुअस नहीं हो गई फैसला आ गया? इसमें एक हमारी लीगल टर्मिनोलॉजी होती है डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर। अब आप एक एप्लीकेशन देते हैं, चाहे वो डिसाइड होती है नहीं होती है, और फाइनल जजमेंट या फाइनल डिग्री या फाइनल ऑर्डर आ जाता है, तो वो उसमें यही होता है कि वो डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर के अंदर उसके अंदर मर्ज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक एप्लीकेशन दी, वो आपको केस बनता था, जज साहब ने कंसिडर नहीं किया, तो वो अपील में आपका गुड ग्राउंड बन जाता है उस केस के लिए कि वो आपकी अगर एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हुआ है तो प्रमा फिशाई फ्लोटिंग ऑफ सर्विस जिसको हम कहते हैं, वो आपका एक गुड ग्राउंड बन जाता है। हालांकि ये जो अच्छी जजमेंट होती है उसमें वो सारी मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड करके जजमेंट देते हैं। तो इनका ये था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इन्होंने बाज़ 2-3 दफ़ा ये सवाल उठाया था कि जुरिस्डिक्शन पे, टाइम लिमिटेशन पे और अथोराइजेशन में 3 मेन चीज़ें इनकी चल रही थी तोशाखाना में। तो उसमें फिर हाई कोर्ट ने दोबारा इनको रिमांड किया, तो वो उस हाई कोर्ट के एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा उस हाई कोर्ट के रिमांड के आर्डर को सुप्रीम कोर्ट लेके गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में वो वाला केस फिक्स था, क्योंकि आपको देखें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ 184(3) में जा सकते हैं। अगर आपको ट्रायल कर रहे हैं तो ट्रायल में तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उसका तो वाया रूट वही हाई कोर्ट वाला, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के जाने के बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आज जो वो पहला केस लगा हुआ था इनका, लेकिन क्योंकि तोशाखाना वाला ही केस था तो इसमें कोई मुख्तलिफ रिमार्क्स दे दिए। मैं समझता हूँ कि रिमार्क्स उन्होंने कंस्ट्रेंट का मुजाहरा भी किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि वो वाले रिमार्क्स जो हैं हो सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन अगर जिस तरह अभी मीडिया के अंदर इसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है तो वो केस प्रेजुडिस हो जाता है, या उन्होंने अपरेंटली कोई मैसेज दिया हाई कोर्ट को कि भाई कल आप डिसाइड करें, डिले ना करें। सर लेकिन तो ये भी हो सकता है हक़ दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया गया? जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के रिमार्क्स और जो रिमार्क्स की को अगर मद्देनजर रखा जाए, जिसमें चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दिया था कि 7 दिन में फैसला करना है, ये तो 1 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट ने फैसला कर दिया और मुलजिम को जवाब देने के लिए खातिर ख्वाह वक्त नहीं दिया। ये मेरिट की चीज़ें देखिए, आज डिस्कशन वाली चीज़ें नहीं थी, उन्होंने प्राइम शाही चलो ऑब्जर्वेशन दे दिए थे। ये इनकी अपील और जो उन्होंने सस्पेंशन की इंटरम रिलीफ के लिए दिए उसकी चीज़ें हैं कि आपका ये केस जो है ऐसे बनता या नहीं बनता। देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर कट है, मैंने मुख्तलिफ चैनल पे भी कहा है कि अगर जज साहब ने इनकी एविडेंस उन्होंने कह ही दिया है कि जी हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उनको स्ट्रेट वे डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए विदाउट रिकॉर्डिंग द एविडेंस। ये अब देखें ना, ये एक हम लीगल बात करते हैं, इसमें हो सकता है किसी की, तो इनको अपॉर्चुनिटी पहले दी, पहले इन्होंने लेट किया केस खुद, पहले इन्होंने केस को सीरियस नहीं लिया, ये कोऑपरेट नहीं करते थे, बहुत ज्यादा हियरिंग हुई है, नहीं गए थे, पूरे हियरिंग के अंदर इमरान खान 3 दफा पेश हुए। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि फेयर ट्रायल आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 4, 9, 10, आखिर में जज साहब ने बहुत ज्यादा फुर्ती दिखाई है, वो क्योंकि उन्होंने बाहर जाना था। जी एक क्लाउड पैदा हो गया जी कि जुबैर साहब, ये कितनी संगीन बात है आपके ख्याल में कि जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगले ही दिन ये केस का फैसला आ गया और अब जिस तरह से ये बात सामने आ रही है और रिमार्क्स भी जिस तरह से में ये बात सामने आई कि मुल्जिम को तो खातिर ख्वाह वक्त ही नहीं दिया गया, तो ये ट्रायल कोर्ट का फैसला क्या ये भी समझा जाएगा कि ये मावराए आईन है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अलीना, आपको याद होगा आप ही के प्रोग्राम में जब ये फैसला आया था, हम लोग थे, हम दोनों थे बल्कि, और उस वक्त ही हमने कहा था ये फैसला बड़ी उजलत में दिया गया है। देखिए पता होगा कि ये हाई कोर्ट में उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया था और 2 दफा वो केस रिमांड हो चुका था इन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास ऑन द ग्राउंड की जुरिस्डिक्शन का इशू आप पहले फैसला करें। लेकिन जब तीसरी दफा वापस आया तो उन्होंने फिर चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने इसको वापस उनको रिमांड किया और कहा कि जी आप ये पहले फैसला करें कि जुरिस्डिक्शन का और फिर आप मेरिट पे चलाएं। लेकिन देखिए कई एप्लीकेशंस पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने इस केस में दाखिल की हुई थी हाई कोर्ट में। उसमें एक थी कि उनकी साइट उनकी क्लोज कर दी कि उनको गवाहान पेश करने का मौका नहीं दिया। एक 22 की भी थी कि ये जज साहब से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, और ये बड़ी सीरियस उन पे एलिगेशंस थी, या उन्होंने उनके बाद रिजर्वेशंस दिखाई थी कि जी हमें इस जज से उम्मीद नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच को हेड कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने इसको रिमांड किया और कहा कि इसको जुरिस्डिक्शन का पॉइंट आप फैसला करें, और 22 का जो एप्लीकेशन थी जो कि ये जज से इंसाफ की उम्मीद नहीं है वो उन्होंने इनकी रिजेक्ट कर दी, और फिर वो पेंडिंग रखी जो एप्लीकेशन थी कि ये इनकी साइड हो और उससे कहा फैसला करें। उस जज ने अगले ही दिन एडीजे साहब ने इस पे फैसला किया जुरिस्डिक्शन का, कहा कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन, अपने पिछले 2 ऑर्डर्स जो सेट असाइड हो चुके थे पिछले रिमांड ऑर्डर्स में उन्हीं पे रिलाई करके उन्होंने फैसला किया और उनको सजा दे दी बगैर ये सुने हुए कि उनकी गवाहान को दिया। वो तो हमें बाद में पता लगा अगले दिन के जी इनकी छुट्टी भी सैंक्शन हो गई थी और 5 तारीख से छुट्टी पे जा रहे थे इंग्लैंड में कोई कोर्स करने। तो मैंने आपके प्रोग्राम में उस वक्त भी कहा था कि जी ये जरूरी नहीं है, इसको जल्दी नहीं करनी चाहिए, अगर वकील बिजी हो गया कहीं और है वो बाद में, जबकि वो लोग कहते हैं हम पहुंच गए थे 12 बजे और ये आप इसको अगले दिन रख लेते हैं ताकि ये मौका तो ना मिलता ना डिफेंस को सफाई को कि जी हमें सुना नहीं गया। तो लेकिन जज साहब ने कर दी। मेरिट के ऊपर भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इंसाफ का ये जो चीज है इसी पे केस का फैसला हो सकता है, ये केस खत्म हो जाए या रिमांड हो जाए। लेकिन देखिए अब हाई कोर्ट में आज के आपको लग रहा है कि रिमार्क से मतलब सजा मुअत्तली तो एक तरफ, अपील्स का भी फैसला आ गया और लोग तो अब कह रहे हैं कि भाई फैसला भी एक तरफ, ये तो केस ही फारिग हो चुका है। ऐसी बात नहीं है। देखिए कल अपील लगी हुई है, फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ही करना है। पहली एप्लीकेशन इनकी ये है कि जी हमारी सजा मुअत्तल कर। अब 4 तारीख से ये अपील पेंडिंग है। 3 साल की सजा है। जदून साहब बैठे हुए एक फौजदारी के भी बड़े एक्सपर्ट हैं, ये आपको बताएंगे कि जी आप देखें कि 3 साल की सजा तो वैसे ही सस्पेंड हो जाती है अंडर द नॉर्मल जूरिस्प्रूडेंस। तो ये तो पहले दिन ही जब केस लगा था उस वक्त या उसके नोटिस के बाद, अब ये केस लगा हुआ है, इसके ऊपर हो सकता है पूरी अपील भी सुने। लेकिन आप देखिए कि उनके बुकला ने पीटीआई के, और मुझे जहां तक पता लगा खोसा साहब जो वकील है लीड काउंसिल, उन्होंने तो ऑब्जेक्शन कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी। और जो सर आज ये सुप्रीम कोर्ट में जुबैरी साहब पिटिशन चली गई है पीटीआई की तरफ से, और जज दून साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बड़े सवालात उठ रहे हैं और अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। आप नहीं समझते कि उनको रिक्यूज कर लेना चाहिए? वो जो पिटिशन की भी हम बात जो कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 186A 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसमें बड़े संगीन इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी सेटल्ड बायस है, डीप और सेटल्ड बायस के हवाले से इनकॉन्ट्रोवर्टेबल एविडेंस जो है वो मौजूद है, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज एंडेवरिंग टू डू एवरीथिंग टू कीप द पिटिशनर बिहाइंड बार्स विद इंटेंट दैट ही इज अनएबल टू कॉन्टेस्ट द फोर्थकमिंग जनरल इलेक्शंस, और साथ साथ पॉलिटिक्स से ही उनको दूर रखने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नहीं, कोई जज तो रिक्यूज करने की जरूरत नहीं है। कोई जज किसी को पॉलिटिक्स से दूर नहीं रख सकता। एक लीडर चले वो मुश्किलात में होते हैं, कैद होते हैं, तमाम आप हिस्ट्री देखें पाकिस्तान के लीडर जाते रहते हैं अंदर बाहर भी आते हैं। कोई मेरे ख्याल में जज खुद ख़त्म हो जाते हैं लेकिन लीडर रहते हैं। कोई जो डिक्टेटर भी आए हैं वो ख़त्म हो गए लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं वो रहते हैं। ये बात अगर मेरे ख्याल में किसी को नहीं समझ आती तो उसको समझनी चाहिए। सर लेकिन एक ये रिवायत आपको नहीं लगता नहीं रिवायत गलत है? आज भी इस पे पॉलिटिशियन समाअत के बाद जो है वो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी आपने देखा कि ट्वीट की गई और चीफ जस्टिस मैं अभी ये बायस के देखें जुमरे में मेरा पॉइंट बड़ा देखें, एक बंदा जो है ना एक कोई हम 2 अगर पार्टी है, अगर हम समझते हैं कि ये जज ठीक है तो उस पर एतमाद करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हमारे हक में फैसला आए तो हम कहें ठीक है और हमारे अगेंस्ट आए तो फैसला ठीक है। मैं मादर के साथ जुबैरी साहब सुन रहे हैं, इसी जज ने इसका तोशा खाना का जो सबसे पहला स्टे था वो दिया था इसी आमिर फारूक साहब। मैं तो कहता था कि अगर इनको इन पे एतमाद नहीं था उसी वक्त कहते ये स्टे हम आपसे नहीं चाहिए हम नहीं लेते। क्योंकि देखे ना, अगर मैं नहीं कहता कि इनको मतलब करना चाहिए एतमाद, ये इनकी अपनी राय होती है, ये क्लाइंट और जज के दरमियान चीज़ होती है। वो अगर बायस इस्टेब्लिश कर सकते हैं
इनमें इन्होंने हो सकता है कोई लिखा हो, मैंने सारी नहीं पढ़ी, लेकिन फिर अगर वो उसको बार बार कर रहे हैं तो उसको चिमटना नहीं चाहिए केस के साथ, छोड़ दे। फिर आप नहीं, एक बंदा कहता है ये मुझे आप पे एतमाद नहीं है और इसकी ये रीजन है, ग्राउंड है, सॉलिड ग्राउंड है, तो ये इन्हीं वजूहत से नहीं है, तो किसी दूसरे जात के देखें आप इस तरह अगर काम चलता रहेगा तो फिर बड़े प्रॉब्लम बन जाते हैं। जी जुबैरी साहब, आप इस पे कमेंट करेंगे सर? मतलब चीफ जस्टिस साहब पर एतराज उठाना ये दुरुस्त अमल है? देखें ना, यही एतराज जो है जो दूसरी पार्टियां वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर करती रही, कोई जज जो है ना वो बेंच से नहीं उठाए। उन्होंने कहा जी ये बेंच गलत बना रहे हैं, एक हम ख्याल बेंच बना रहे हैं, हाँ ये उन्होंने कहा फुल कोर्ट बना, वहां पे सुप्रीम कोर्ट पे ये कोई उन्होंने कहा जी आप छोड़ें, आप आर्गू करें, ये हम तक हम उठते हैं नहीं, स्वाय एक आध मिसाल के जो जी और जुबैरी साहब, अंडर आर्टिकल 187 भी सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार है। आपको लगता है कि मुकम्मल इंसाफ इनको मिलेगा? और जो तवक्को कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये जवाब आपको लगता है दुरुस्त है? या ये जिस तरह से जदून साहब ने भी पहले कहा कि पहले तो इतना मामले को तवालत का शिकार कर दिया, आप देर से उसको फॉलो किया, टेक्निकल ग्राउंड्स पे उस तरह फॉलो नहीं किया गया, स्टे लेने के पीछे जो है जिस तरह से जाते रहे, और यही आमिर फारूक साहब थे जिन्होंने पहले ही तोशाखाना केस में इनको स्टे दिया था। देखिए बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि आपको हर वक्त अगर यही होने लगा कि हर जज पे आप इतराज उठाएंगे जी ये जज साफ नहीं करेगा तो फिर तो केस चलेगा ही नहीं। आप बाज़ दफ़ा केस चल रहा होता है, वकील को लग रहा होता है या पार्टी को लग रहा होता है, जज उसके खिलाफ जा रहा है, अगले दिन एप्लीकेशन आ जाती है जी मुझे आप पे एतमाद नहीं है, तो इस तरह तो फिर सिस्टम ही नहीं चलेगा। लेकिन देखिए अगर कोई ठोस आपके पास शवाहिद हैं या आपको होता है तो आप बेशक एप्लीकेशन, ये आपका हक होता है। अब देखिए अब इवन ये जो केस चल रहा था उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का, उसमें पहले उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि मेरी रिश्तेदारी का इशू है, आप किसी को एतराज़ नहीं, तो सरकार ने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन अगली तारीख को आके उन्होंने एतराज कर दिया, वो उस बेंच से अलग हो गए। तो देखिए ना ये तो आपने अभी रिसेंटली भी देखा और पहले भी होता रहा है, बाज जजेस केस नहीं सुनते अगर वो समझते हैं कि उनका कोई इशू है इसके अंदर। तो लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो फैसला जो हाई कोर्ट को करना है वो हाई कोर्ट ने लीगली देखना है, लेकिन ये आप देखेंगे अगर आपने जब एप्लीकेशन पेंडिंग, इनको सबसे पहले हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए कि वो एप्लीकेशन इनकी गवाहान की पेंडिंग थी, आपने देख मैं लीगल बात कर रहा हूँ, इन चीफ जस्टिस सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो एप्लीकेशन पे फैसला नहीं किया लेकिन रिमांड कर दिया कि केस आप चला दें। दैट मींस कि आपने एक तरह से वो एप्लीकेशन तो खत्म हो गई और उन जज साहब ने, एडीजे साहब ने फैसला भी कर दिया और फैसला करने के बाद उन्होंने उनको सजा दे दी। अब वो एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उस पर उन्होंने आज आपकी कह रहे हैं ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दी। देखिए फैसले के हो सकता है ये आर्टिकल 10A लीगली ये फैसला सही नहीं हो, हाई कोर्ट इसको सेट असाइड कर दे। अब ये इनको देखना पड़ेगा, आपने इन्होंने खुद एप्लीकेशन दे दी है कि इस कोर्ट को, इस केस को इस्लामाबाद से पेशावर या लाहौर हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। अब पता है, अब ये फर्ज करें अगर ये जज कल मुड़ के कहेंगे आपने तो पहले ही एप्लीकेशन दे दी कि इस केस को ट्रांसफर, तो मैं कैसे सुनूं ये केस? तो और डिले नहीं होगा ये मामला जी, पहले आप इस फैसला पहले आप फैसला करा के आए हमारे पास कि जी ये केस यहाँ रहना है इस कोर्ट में, इस जुरिस्डिक्शन में इस्लामाबाद की, या लाहौर जाएगा या पेशावर जाएगा। बिल्कुल। तो और फिर ऑब्जर्वेशंस में सिर्फ ये नहीं, ट्रायल कोर्ट ने ये भी कहा गया जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब के रिमार्क से कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, गलतियां हुई है, दुरुस्त नहीं है हुक्म। ये तो हम उसी वक्त भी कह रहे थे कि हाई कोर्ट देखिए इन्होंने पहले भी कई दफा अप्रोच किया, बेंच बनती रही सुप्रीम कोर्ट में और पॉइंट आउट करते रहे इनके बुकला के देखिए वहां हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कि आप वहां पहले चले जाइए, वहां से करके 2 दफा सुप्रीम कोर्ट के लोग पहले कल ये बहरहाल दोबारा सुप्रीम कोर्ट में ये 2 बजे समाअत के लिए समाअत जो है वो हेयरिंग जो है वो रिज्यूम होगी। जदून साहब, एक और मामला जो कि गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में और आप दोनों भी मौजूद थे, जो डिस्कशन हुई थी और कहा गया था कि 48(5) के तहत सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे आज उन्होंने इख्तियार एक्सरसाइज कर लिया। लेकिन वैसे आप समझदार होते लग रहे हैं अच्छा आपको लेकिन सर ये कितनी बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर? नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन दी, देखें हमने पहले भी कहा था कि डेट, अब ये होता है थोड़ा सा कि डेट का मतलब है कि इलेक्शन की डेट, तो इलेक्शन के जो ग्राउंड्स होते हैं गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन तो इलेक्शन कमीशन की है कि वो इलेक्शन कराएगा, तो गवर्नमेंट की एजेंसी तो उसको असिस्ट करना है और उनको जो है वो अंडर आर्टिकल 220 वो बाउंड है कि उनको असिस्ट करें। तो इसमें आप उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया है कि आए जी हम को मिल बैठ के देखेंगे कौन सी डेट बनती है। सर लेकिन एक व्यू ये भी आया था आज कि सदर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पर ये कर सकते हैं, ये खुद नहीं वो ये इख्तियार रख सकते कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं, वो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बुलाया है ना। अब गवर्नमेंट का काम तो इलेक्शन कराना नहीं है,
प्राइम मिनिस्टर तो केयर टेकर है, उसका काम इलेक्शन कराना तो नहीं है, ना ही वो डेट दे सकता है, ना ही वो ये कह सकता है। वो बाउंड इलेक्शन कमीशन जो कहेगा ये चीज़ प्रोवाइड करो तो उन्होंने प्रोवाइड करनी है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो है मेन जो पार्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशन आइनी जो ओहदा है वो चीफ इलेक्शन कमीशन है, और उसको उन्होंने सही किया जी बुला के आपस में मिल के बैठेंगे कि जी क्या डेट जो है वो होनी चाहिए। अब लेट्स से होपफुली कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनसे मुलाकात के लिए वक्त निकाल भी सकेंगे। जुबैरी साहब आपको भी लगता है? और मैं एक और चीज भी, आज साइमल्टेनियसली हमें वही इलेक्शन कमीशन जो कि कंप्लेनेंट है तोशाखाना केस में, इमरान नियाजी साहब को वो एक जो है वो नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, वो लेटर भेज रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा है कि जी वो कंसल्टेटिव चूंकि एक प्रोसेस होगा इलेक्टोरल रोड मैप को तय करने के लिए, और उसके लिए उनका फीडबैक मांगा है और उनको तलब किया गया है, उनको कल की डेट में उनको इनवाइट किया गया कि वो मीटिंग के लिए आ जाएं। सर, वाइल इमरान खान साहब स्टैंड डिसक्वालिफाइड, कन्विक्टेड, ये क्या आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिख सकता है उनको? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो जग हसाई का सारा बन गया है। पहले इन्होंने आइन तोड़ा, आइन शिकनी की। मैं तो उसका शुरू से कहता हूं, जब इन्होंने इलेक्शन नहीं कर पाए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, इन्होंने आइन शिकनी की, फिर इन्होंने रिव्यू डाला, उस पर भी एक जजमेंट आ गई, फिर इन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। तो ये, और जो अब इन्होंने बात की, खुद तोशाखाना के ये कंप्लेनेंट बने ऑन द रेफरेंस फ्रॉम दी स्पीकर, और फिर जाके इनके बुकला ने आके केस चलाया और बड़े उससे उन्होंने जजमेंट ली उनके खिलाफ उनको। और ये लिख रहे हैं कि वो आदमी जेल में, उसके केसेस पेंडिंग है, वो निकल नहीं रहा। कल की तारीख दे दी उनको, बुलाए। मैं एक जो अभी जतून साहब ने की उसको जरा मैं कहूँ, देखिए आपको पता होना चाहिए कि तारीख जो है ना वो सदर को देनी है। इसके अंदर ये कोई नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बुला लिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम है करना। क्योंकि देखिए इन्होंने देखो जो एडवाइस दी प्राइम मिनिस्टर ने वो 48(1) में दी, 48(1) में वो एडवाइस दे दी कि जी इसको आप डिसॉल्व कर दें। प्रेसिडेंट ने अपनी पावर एक्सरसाइज की अंडर आर्टिकल 58(1) जो कहता है कि प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व नेशनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एडवाइस आ गई 48(1) में, 58(1) में डिसॉल्व कर दी। क्योंकि देखिए यहाँ बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम नहीं हुई। अगर एफ्लक्स ऑफ टाइम होती तो फिर हम सेक्शन 57 में चले जाते कि जो फैसला आया था पहली मार्च को, उसमें यही था कि अगर एफ्लक्स ऑफ टाइम से होती जैसे पंजाब की हुई तो फिर प्रेसिडेंट, उस जमाने में प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन से डेट दे दी, जो बाद में इन्होंने अमेंडमेंट कर दी कोर्ट। अगर ये फर्ज कर नेशनल असेंबली 48 घंटे में प्रेसिडेंट साइन नहीं करते नोटिफिकेशन ऑन द एडवाइस, तो ऑटोमेटिकली तहलील हो जाती है 48 घंटे के बाद। फिर आप सेक्शन 57 में चले जाओ तो इलेक्शन कमीशन मजाज होता डेट देने। यहां डिसॉल्व किए प्रेसिडेंट है, तो दैट्स व्हाई 48(5) में उनको डेट देनी है, और वो डेट देनी है। उन्होंने सिर्फ उनको बुला लिया है इस मकसद के लिए कि जी आप आके करें। तारीख देनी है सदर को। अब ये कैसे क्या बात होगी, क्यों होगी? क्योंकि खुद एक नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं कि 14 दिसंबर तक उनको डीलिमिटेशन करनी है। सुप्रीम कोर्ट चली गई है, सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस पेंडिंग है। सर, आपके पिटीशन को सुना नंबर भी अलॉट हो गया है ना, लग जाएगा। साहब बड़े तेज है, वो लगा ले, नंबर भी अलॉट हो गया। देखिए अब इसको फौरन टेक अप होना चाहिए। ये बड़े सीरियस इशू है कि 90 दिन मैंडेटरी पीरियड है, उसके अंदर इलेक्शन होने हैं। अब पहली आइन शिकनी हो चुकी है, फिर दोबारा ना हो आइन शिकनी। सर जी जदून साहब, अब ये जो लेटर लिखा है ना, ये असल में क्योंकि डील करता हूँ इलेक्शन कमीशन ने बोला था, ये कि जब इलेक्शन लेटर आप बात कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने, जी चेयरमैन बेटी, वो इस तरह होता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है कि इलेक्शन डिलिमिटेशन करता है, जो इलेक्शन प्रोग्राम का प्रोसेस बनाता है वो उसके साथ रहे। बाद में पॉलिटिकल पार्टी कहती है हमें तो पूछा ही नहीं गया, कोड ऑफ कंडक्ट बनता है। जी कोड ऑफ कंडक्ट बनता है, सारी पार्टियों को बुलाया जाता है कि आप अपनी राय दें, ओपिनियन दें, इसमें किस तरह कोड ऑफ कंडक्ट हो। तो ये चेयरमैन साहब आल्दो वही, लेकिन उनको कोई भी पार्टी का जो लीडर होगा वो अटेंड करेगा मीटिंग और अपनी प्रपोजल देगा। ये तो फंडामेंटल राइट है पॉलिटिकल पार्टी का, वो स्टेक होल्डर है, उनके बगैर तो इलेक्शन हो नहीं सकता। पीटीआई को इलेक्शन से बाहर तो कोई नहीं कर सकता। सर, और कल के दिन में ही उनको फौरन तलब कर लिया गया, ऑल्दो के जरदारी साहब को पर्सनली नहीं होता वो, बिकॉज चेयरमैन पीटीआई मेरे ख्याल में, पता नहीं जुबैरी साहब को पता होगा, मेरे ख्याल में अभी तक वो ही इज द चेयरमैन ऑफ पीटीआई। अभी तक चेयरमैन से उनको रिमूव नहीं किया गया। नोटिफिकेशन निकाल दिया, उनको कहा कि जी आप डिस्क्वालीफाई हो गए, और डिस्क्वालीफाई से होने के आप फिर वो आप हट जाते हैं उससे। वो सदर लेकिन मतलब वो अपनी किसी पार्टी के बंदे को भेज सकते हैं। ये तो अब ये तो उनके ये भी एक बड़ा मजाक है, पार्टी के प्रेसिडेंट को हटा दो, लेकिन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स विद द इलेक्शन कमीशन, राइट। बट जो जुबैरी साहब ने भी मेंशन किया, जदून साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शेड्यूल डिलिमिटेशन के मुतालिक आया था, दिसंबर 14 तक की पूरी एक्सरसाइज कंक्लूड होगी, वो तो तैयार नहीं है 90 दिन के अंदर। वो तो जुबैरी
कारी साहब की पिटीशन जब लगेगी ना तो उस पे जो ऑर्डर होगा उस वो डिसाइड करेगा कि आया डिलिमिटेशन इन फील्ड रहती है नहीं रहती। अगर उस पे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ये दे देती है कि सीसीआई का एंड सर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी नहीं है डिलिमिटेशन। नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक्ट के तरीके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लोग तो मिस आउट करते हैं, पता नहीं होता। सियासी जमातों का जो स्टांस नजर आ रहा है, जो डिलिमिटेशन है वो इलेक्शन एक्ट के तहत है, सेक्शन 12 के 17 उसके तहत है। जो डिलिमिटेशन उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो सीट है कि आपने सीट जो है ना, अब सीट तो वो कर ही नहीं रहे। कॉन्स्टिट्यूशन का तो मैंडेट ये है कि अगर सेंसस जो है वो नोटिफाई हो जाती है तो फिर जो आर्टिकल 51 है, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ कि आप जो है ना वो नोटिफाई सीटों पे एडजस्टमेंट करेंगे। अब सीट ये कहते हैं बढ़ा ही नहीं रहे, तो डिलिमिटेशन जो है। जी जुबैर साहब आप जी बस मैं ये कहता हूं, मैं इसको सताइद करते हुए जदून साहब की वो आर्टिकल 51 है जिसके अंदर 3 है कि जिसमें सीटें डिफाइंड है, 51(5) कहता है कि रीएलोकेशन ऑफ सीट्स होंगी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट नोटिफाइड सेंसस। डिलिमिटेशन का सेक्शन 17 में है, लेकिन सेक्शन 14 भी है कि जब असेंबली खत्म हो रही होगी उसके 4 महीने पहले इनको ये डिलिमिटेशन इलेक्टोरल लॉज वगैरह का सारा काम कर लेना चाहिए, एक्शन प्लान इनको देना होता है 4 महीने पहले। सर अगर कर लेते तो क्या ही बात थी, जो अभी इतने देर से उठ रहे हैं और फिर उसके लिए तमाम सियासी जमातों को जो हम बात करें कंसल्टेटिव प्रोसेस के लिए भी आप सबको इन्विटेशन भेज रहे हैं, काश ये कोई एक्सरसाइज पहले और टाइमली हो जाती तो कि विद इन 90 डेज को ये डिबेट ही ना होती। मतलब ये इटसेल्फ मतलब डिस्कशन भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम बात कर रहे हैं कि जी आइन के मुताबिक क्या इलेक्शंस मुल्क में होते हुए दिखाई देंगे। बट थैंक यू सो मच जदून साहब, थैंक यू सो मच जुबैर साहब फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ ही एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद बात करते हैं बिजली के बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे के बायस बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफे ने जहां एक जानिब कारोबारी तबके को परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी जानिब अवाम का जीना महाल कर दिया है। अवाम को बिजली के महंगे बिलों के साथ साथ लोड शेडिंग का भी सामना है। आज नेपरा की जानिब से सेमाई एडजस्टमेंट की मद में ₹5.40 फी यूनिट की कीमत में इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस सार्फिन पर 140 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इस हालिया इजाफे से अवाम की जिंदगी और मईशत पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं, जो महंगाई से सताई अवाम है और जो महंगे बिलों को जिस तरह से अब नजर आतिश किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, अवाम सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं। इस हवाले से हमने मुल्क के नामवर माशी माहिरीन की आरा जानने की कोशिश की है कि अवाम को आखिर रिलीफ कब तक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो पॉलिसीज हैं, माशी पॉलिसीज, इनका खमियाजा अवाम कब तक भुगतेगी। आइए आपको भी सुनवाते हैं। बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि देखिए हुकूमत बदल गई लेकिन सोच बज़ाहिर नहीं बदली। जिस सिमत में जाना है उस सिमत के बारे में उसमें तनकीद भी बहुत हो रही है लेकिन वो सिमत नहीं बदली। और जिस किस्म का लोगों के बारे में, लोगों की मुश्किलात के बारे में एहसास होना चाहिए, वो लफ्ज़ी बुनियाद पे तो वज़ीर आज़म के भी कुछ अच्छे क्लिप्स आए हैं लेकिन ठोस इक़दामात अभी तक सामने नहीं आए। पाकिस्तान में इस वक्त आम आदमी के लिए, आम ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा बहरान है। महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, मईशत के खदोखाल इतने कमज़ोर हो चुके हैं, रुपए पे प्रेशर अभी बदस्तूर जारी है और इम्कान ये है कि जारी रहेगा। मुल्क में एक्सपोर्ट्स को जिस किस्म की यानी एक बढ़ाने की ज़रूरत है वैसी वो बढ़ नहीं रही, इंपोर्ट्स की डिमांड है। तो मिल के सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान के आम आवाम के लिए फ़िलहाल दूर दूर तक कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है अगर आप उसको देखें नई गवर्नमेंट के बाद आके, तो इस वक्त जो है वो नई पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट जो है उसका फोकस है कि जो SIFC है उसको तरजीह दी जाए, CPEC प्रोजेक्ट्स को जो है रिवाइव किया जाए। तो इस हद तक तो जो है हमें नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन्ड है कि जो IMF का जो डेट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है जो अप्रूव्ड है सर्कुलर डेट मैनेजमेंट का, वो भी उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इस हद तक तो नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने नई गवर्नमेंट अपनी जो है राह रास्त पर नज़र आ रही है। काफ़ी चैलेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा बनता जा रहा है। जो ऑप्टिमिज्म था IMF प्रोग्राम के आने के बाद वो काफ़ी हद तक सबसाइड हो चुका है एंड हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बढ़ रहा है और इसके साथ साथ जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी इजाफा हुआ है। सो काफ़ी कंसर्न है मार्केट का रिगार्डिंग द आउटलुक फॉर द इकॉनमी। जो अनसर्टिनिटी नज़र आ रही है हमें, इसका इम्पैक्ट आ रहा है। सो एक तो क्लैरिटी नहीं है रिगार्डिंग दी
इलेक्शंस की डेट क्या बनेगी, इन कब इलेक्शंस होंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो डॉलर फ्लोज हैं उसमें गिरावट आ रही है। सो हमारे रिजर्व्स गिर रहे हैं स्टेट बैंक के, हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस जो हैं उसके अंदर भी पिछले 1 साल से गिरावट आ रही है। इस ट्रेंड को रिवर्स करने की ज़रूरत है एंड उससे मार्केट्स में कॉन्फिडेंस आएगा। जो आईएमएफ की जो कंडीशंस इससे पिछली गवर्नमेंट जो है जिसने अप्रूव की थी, जिसमें जो गैप था बिटवीन ओपन मार्केट एंड जो इंटरबैंक का जो रेट है एफएक्स रेट्स, वो उसको तकरीबन 1.25% की मार्जिन जो है उसके अंदर प्रीमियम अलाउड था। आई थिंक कि अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर इंटरबैंक रेट को ओपन मार्केट के जो रेट है उससे मैच कर रही है ये मार्केट, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि रुपी के अंदर एक स्टेगनेंट जो है वो एक स्टीप फॉल जो है वो देखा जा रहा है। तो आई थिंक कि इस फॉल को जो है इस वक्त रोकना है, क्योंकि ये जो फॉल है ये इस वक्त इन्फ्लेशन के नंबर्स पाकिस्तान में बढ़ा सकता है। इसी फॉल की वजह से हमने देखा है कि रेमिटेंसेस के अंदर भी जो है दबाव देखा गया, 18% तक जो है वो कमी देखी गई मार्च जुलाई के अंदर। तो आई थिंक कि ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव देखें तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा पाई जाती है। साबका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार जो कुछ पाकिस्तानी मईशत के साथ करके चले गए, बड़ी उन्होंने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे भी अनाउंस किए हैं, फिर तरक्याती कामों के लिए जो पैसे रिलीज़ किए गए हैं या जिनके बारे में इतलात हैं कि वो रिलीज़ किए जाने हैं, उनमें से एक बड़ा हजम उस पैसे का है जो कि पार्लियामेंटेरियंस के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो ये सब की सब चीज़ें ऐसी हैं जिसे मुकम्मल तौर पर फ़ौरन फ्रीज़ करके और एक भरपूर अंदाज में इस सारे के सारे खर्च को रिव्यू करने की ज़रूरत है। केयरटेकर गवर्नमेंट है, इट मस्ट इंश्योर कि जो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट है वो कंप्लीट की जाए। करंटली हम देख रहे हैं गवर्नमेंट इज़ इन ब्रीच ऑफ द आईएमएफ टारगेट्स। जो स्प्रेड था इंटरबैंक और ओपन मार्केट का वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। सेकेंडली फ्रेश डॉलर फ्लोज जो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है ताकि फ्रेश फंडिंग हम देख सकें फ्रॉम दीज मल्टीलैटरल्स। उससे कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट के अंदर। पाकिस्तानी बहरान का हल ये है कि इस वक्त आपकी जो सनत एक तरह से कई शोबों में, सनती शोबों में सनत बंद हुई हुई है या सुस्त रवि का शिकार है, उसे आपको रिवाइव करने की ज़रूरत है। ज़राअत में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इस वक्त ये जो डेवलपमेंट बजट्स का काम है, यानी अरबों रुपए की अनाउंसमेंट, एक लाहौर टू बहावल नगर एक मोटरवे का ही ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने किया था। वो अकेली मोटरवे का तखमीना आज के हिसाब किताब से 265 अरब रुपए पे है और जब तक वो बनेगी खुदा बेहतर जानता है क्या होगा। तो इस किस्म की शाह खर्चियाँ पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इन्हें फिलफौर बिल्कुल रोकना चाहिए और पाकिस्तान को पाकिस्तानी अवाम की भलाई के लिए एक दूसरी सिमत में ले जाने की ज़रूरत है। जो नई गवर्नमेंट आई है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अनसर्टेनिटी पाई जाती है कि ये गवर्नमेंट किस तरीके से जो है ऐसी सिचुएशन को, या आईएमएफ से किस हद तक रिक्वेस्ट कर सकती है कि ये कंडीशंस को किसी भी तरीके से जो है वो ईज ऑफ किया जाए। तो आई थिंक कि इस वक्त ये एक अनसर्टेनिटी है। इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि जो आईएमएफ से कमिटमेंट्स हैं वो किस हद तक गवर्नमेंट पूरी करती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि किस हद तक गवर्नमेंट जो है केपेबल है, ये कॉम्पिटेंट इनफ है कि जो आईएमएफ की जो तवक्कुआत है उस पर पूरा उतरे ताकि नेक्स्ट जो ट्रांच है आईएमएफ की वो मिल सके। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रेशर भी देखा जा रहा है, बट द सेम टाइम सपोर्ट भी देखा जा रहा है कि बहुत हद तक जो है स्पेकुलेशन की जा रही है कि गवर्नमेंट चूंकि बहुत इंटेलिजेंट लोगों से के साथ टेक्नोक्रेट्स के साथ जो है वो इन्वॉल्व है, तो वो किसी हद तक जो है वो रिजॉल्व करेगी इन इश्यूज को। जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो एक रोड मैप दे कि जी किस तरह टैक्स रेवेन्यू के अंदर किस तरह इजाफा किया जा सकता है और साथ साथ जो बर्डन है इस वक्त आम आवाम के ऊपर उसको किस तरह कर्टेल किया जा सकता है। बिकॉज महंगाई हम देख रहे हैं दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है क्योंकि बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ फोकस करे कि किस तरह
जो अल्टरनेटिव टैक्स मेजर्स हैं वो सेक्टर्स जो कि टैक्सेस नहीं दे रहे या अपने हिस्से का टैक्स पूरा नहीं अदा कर रहे उनको किस तरह टैक्स नेट के अंदर लाया जा सकता है। थैंक यू।